सब। और मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया ही होंगे, क्योंकि पीछे वाला बोर्ड आपको असलियत बता रहा होगा कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और नए चैप्टर के साथ हम पहुंच गए हैं इस सेशन के सेकंड लास्ट चैप्टर पर, और उसके बाद हम एंड करेंगे इस 12th की बायोलॉजी का। और उसके बाद हमें बहुत सारा काम करना है भाई, वन शॉट तो आ ही रहे हैं, साथ में एमसीक्यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, सबके वन शॉट करवाने हैं, काम बहुत बढ़िया है पड़ा हुआ है मैम के पास। ठीक है, चलो अभी क्या है, आज हम करने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15 क्लास 12th का L1, जो कि है जैव विविधता एवं संरक्षण। ये देखो पहले से ही बता चुकी हूँ, इकोलॉजी जब से शुरू हुई है तब से आपकी बल्ले बल्ले हो रखी होगी, क्योंकि चैप्टर में ज्यादा कुछ ऐसे समझने जैसी चीजें नहीं है, वही रटने वाली चीजें हैं। कई बार बच्चों को बोर भी लगती है, लेकिन ये बोरिंग चीजें ही आपको मार्क्स दिलवाती है, इस बात को आप ध्यान रखें हमेशा, है ना, उसको ऐवे ही करके ना छोड़े। ये बोरिंग चीजें ही आपको नंबर दिलवाएंगी, क्योंकि नंबर मार्किंग, क्योंकि जहां समझने की जरूरत होती है ना, वहां तो हम मात खा जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छे से नहीं समझ पाते तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे ज्यादा समझना नहीं है, इजीली है सब कुछ, आपका देखा हुआ ऐसा है, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी। तो शुभारंभ करते हैं आज का, और इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होती है जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में देखेंगे, और जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगेंगे तो देख लेंगे। आज जो करने वाले हैं जैव विविधता की परिभाषा और ये सब कुछ देखेंगे, आनुवंशिक विविधता क्या होती है, प्रजातीय विविधता क्या होती है, और पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है। इवन दो आपने इस को क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है, तो मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसी को हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये, है ना, समझ रहे हो हमारी बात को। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब क्या होता है, जैविक, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, विभिन्नताएं, वेरिएशन। तो आप जहां खड़े हैं, जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, उस पृथ्वी पर जितनी भी वैरायटी आपको मिल रही है, लिविंग थिंग की, नॉन लिविंग थिंग की, हालांकि लिविंग थिंग ही आएगी इसमें क्योंकि जैव वर्ड आ रहा है, जितनी भी वैरायटी आपके दिमाग में है और जो नई भी है, उस सब वैरायटी को, उस सारी विविधताओं को हम कहते हैं जैव विविधता। कभी आपने एक लाइन सुनी हो कि भारत विभिन्नताओं का देश है ना, ये बड़ा ही अच्छा स्लोगन है इंडिया के लिए। वैसे ही हमारी प्रकृति भी विभिन्नताओं से भरी हुई है, और उन विभिन्नताओं को हम कहते हैं जैव विविधता। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो, चाहे ब्लू व्हेल जितनी बड़ा कोई एनिमल, ऐसे एनिमल जिनमें दिमाग नहीं है, और ऐसे एनिमल जिसमें बहुत दिमाग है ना, दो पैरों वाले जानवर। और देखो पेड़ों में कितनी वैरायटी, मतलब खतरनाक। कई बच्चे जो है मुझसे पूछते हैं, प्लांट के फोटो डालते हैं, मैम ये कौन सा प्लांट है, पता होता है मुझे, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मुझे नहीं पता हो, लेकिन कीड़े जब वो डालते हैं, इंसेक्ट्स जब डालते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ देती हूँ कि देखो इंसेक्ट्स की करोड़ों वैरायटी है, सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा। इतनी ज्ञानी में नहीं बनी अभी कि मैं सारे इंसेक्ट्स के नाम बता सकूँ, तो मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। तो भाई बहुत सारी वैरायटी, सबके साइंटिफिक नेम याद करना बहुत मुश्किल है, हम सिर्फ अपने आसपास वालों के कुछ साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं। तो वैरायटी का तो खजाना है, और उसी वैरायटी पे हमें डिस्कशन करना है कि ये वैरायटी क्या है हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर, और उसको कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी मूर्खतापूर्वक घटनाओं के कारण इस इकोसिस्टम की बर्बादी हो रही है। देखेंगे, चलिए। तो भाई दो शब्द है यहाँ पे, जैव विविधता, जिसमें पहला वर्ड जो है वो आपको पता ही है, ग्रीक का है भाई, ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये बायो वर्ड जो है वो किसका है, ग्रीक का है। और जो जीवन, जिसका मतलब होता है जैव या जीवन, और लैटिन वर्ड है डाइवर्स, जिसका मतलब क्या है, विभिन्नताएं, विविधताएं, ठीक है। तो इन दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है जैव विविधता। अतः जैव विविधता का सरलतम अर्थ है पृथ्वी पर जीवों की विविधता। ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ, आपको लग रहा हुआ है क्या ही है ये, लेकिन पूछा हुआ है। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और उन इजी क्वेश्चन में भी अच्छे अच्छे मार्क खा जाते हैं, है ना, तो इस बात को इग्नोर नहीं करें। जैव विविधता शब्द 1985 में WG रोसेन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, किसने दिया है, WG रोसेन ने प्रतिपादित किया था। इस पे क्वेश्चन आ सकता है,
आ भी चुका है कि 1985 में जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, उन्होंने तो हिंदी में नहीं दिया होगा, उन्होंने तो इंग्लिश में दिया होगा, बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है वो इन्होंने दिया था WG रोसेन ने। ठीक है, अच्छा परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखवा दूं क्या मैं? वैसे तो इजी है भाई, ये लिखी हुई है वो परिभाषा ही है। पृथ्वी पर जीवों की विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अच्छा एक और चीज, मेरी बात को ध्यान से सुने, बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं आगे के लिए, इस चैप्टर के लिए भी, आगे के लिए जब भी आप कोई परिभाषा लिखते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में, तो देखो परिभाषा तो सब लिखेंगे, सब ने रटी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, बड़ा काम का चीज़ है ये, आप इसको फॉलो करें, आपको बहुत फायदा होगा, मुझे बहुत हुआ है, आपको भी बता रही हूँ। जब भी जैसे सब परिभाषा लिख रहे हैं, आप उस परिभाषा के साथ एक लाइन जोड़ देंगे ना, जैसे ये वाली जोड़ दी आपने कि भाई जैव विविधता जो है WG रोसेन ने शब्द प्रतिपादित किया था, अलग लेवल का इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे कि सबने लिखी है परिभाषा लेकिन आपने कुछ अलग लिखा है, आपने कोई चीज ऐड की है। और मेरे टीचर ने तो मुझे कहा था कि जहां तक हो सके 1 नंबर वालों को, 1 नंबर वाले में भी अगर तेरे को लगे कि तेरे पास टाइम है तो वहां पे भी डायग्राम ड्रॉ कर दे, और किया है मैंने। आप सोचो मैंने कितनी स्पीड बढ़ाई होगी अपनी, कि मैंने छोटे से लेकर लॉन्ग टाइप के आंसर्स तक में डायग्राम बनाए। ये 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी जहां मेरे को लगता है कि यहाँ डायग्राम बन सकता है मैंने बनाया है, और मुझे मार्क्स भी मिले। जैसे कि अभी रिसेंटली बात करूँ, पुराने मार्क्स तो मुझे याद नहीं है, अभी MSc की बात करूँ अगर मैं, तो जो 100 मार्क्स का था उसमें से 98 मिले हैं मुझे। कहाँ कटे 2 नंबर मुझे नहीं पता। और वो MSc वो आपके जैसे 12th लेवल की नहीं होती, MSc का पेपर मतलब कि बहुत लेंदी, मतलब हाथों में दर्द ना हो जाए। आधे पेपर में ही मेरे हाथ में दर्द होने लग गए थे, लेकिन मैंने पूरा पेपर किया और इतनी स्पीड बढ़ाई होगी मैंने, छोटे से लेकर बड़े में जहाँ मेरे को लगा डायग्राम बनाना है बना। ये मैंने अभी नहीं, ये मैंने 12th में भी फॉलो किया है, और मेरे सबसे अच्छे मार्क्स बायो में ही है ना, मतलब फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में ठीक अच्छे हैं, लेकिन बायो में खतरनाक, प्रैक्टिकल में भी। बट डायग्राम भले ही आपको लग रहा होगा मैं कितने गंदे डायग्राम बनाती हूँ, इतने गंदे डायग्राम नहीं बनाती हूँ मैं, ये तो वही बायो की क्या है, मैनेजमेंट है। क्योंकि जो डायग्राम आप फाइल में बनाते हो ना, मैंने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद हो जब मैंने बताया था बायो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बने, वो मैंने ही बनाया था। तो प्रैक्टिकल फाइल में तो हम अच्छा सुंदर बनाते हैं, लेकिन इतना सुंदर हम स्कूल में, क्लास में, या हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है नहीं बना पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर भी अच्छे खासे डायग्राम मैंने बनाए हैं, मतलब शॉर्ट टाइप में भी डायग्राम बना के आई हूँ मैं। मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था, पता नहीं किसी ने सीखा या नहीं सीखा, लेकिन मैंने उसको बहुत जल्दी सीख लिया था। और इसका फायदा जब मुझे मिलना शुरू हुआ तब मेरे को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। तो आप भी अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये ट्रिक जरूर आजमाएं। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, सभी देख रहे होंगे, तो यूज करो इसको, मुझे लगता है आपको फायदा होगा, जरूर होगा। एक इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। अब ये इंप्रेशन क्या है, आपको ऐसा नहीं कि वो 1 नंबर का मार्क्स है तो 2 दे देगा। इंप्रेशन का मतलब है कि जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसको ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी कि बच्चा बहुत तेज है, होशियार है, स्पीड कितनी मेंटेन की होगी, इसने पूरा पेपर किया है और डायग्राम भी बनाए हैं जहां जरूरत है ना, मार्क्स को देखे भी ना। तो वो जब आगे चेक करेगा ना, तो आपकी 2-3 गलतियां अगर उसमें होगी तो वो माफ कर देगा कि कोई बात नहीं, चलो बच्चा है, ऐसे एक सॉफ्ट हार्ट हो जाता है उसका। प्लस वो कुछ चीजें पढ़ेगा भी नहीं, उसको लगेगा यार बच्चा वैसे ही इंटेलिजेंट है, अच्छा ही लिखा होगा, है ना, ये इंप्रेशन होता है। वो ट्रिक कभी काम नहीं आएगी। वो जो कहते हैं भाई 1 लाइन छोड़ के 1 लाइन लिख तो 4 पेज भर जाएंगे, वो ट्रिक काम नहीं आएगी। ट्रिक जो काम आएगी वो डायग्राम की काम में आएगी, है ना। ये बच्चे पूछते हैं मैम ट्रिक बताओ, यही ट्रिक्स है बायो की। बायो का टीचर सिर्फ डायग्राम से खुश हो सकता है और लिखने से खुश हो सकता है, उसको पेजेस से मतलब नहीं है, उसको वो टर्म्स आ जानी चाहिए, है ना। डायग्राम बना दिया ना, अच्छा लेबल कर दिया उसको अच्छे से, खुश एकदम। और अगर आप वो लेबलिंग प्रैक्टिकल के हिसाब से करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ राइट साइड अच्छे से लाइन, इतना टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। चलो लाइन को छोड़ दो, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार के लिए आप राइट साइड पे सब कुछ लिखें, सीधी लाइन हो या नहीं हो, क्योंकि स्पीड भाई तभी मेंटेन होगी। तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।
चलो, ये आगे के लिए भी है और ये पीछे के लिए भी है, सबके लिए है। आज मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। चलिए, और आनुवांशिक विविधता। अब जैव विविधता हमारे पास कितनी प्रकार की है भाई, ये प्रकार शुरू हो गए। आपके एनसीईआरटी में तो ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं, ये प्रकार है, ठीक है। जैव विविधता कितने प्रकार की हो सकती है, 11th में आप पढ़ के आए इसको। सबसे पहले वाली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता, नाम ही बता रहा है इसका। जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड, आनुवांशिकी से रिलेटेड, और आनुवांशिक इकाई हमारी क्या है, जीन है। तो जब स्पीशीज सेम होती है, जाति सेम है ना, जाति क्या है, जाति तो सेम है लेकिन उसके जीन में वेरिएशंस है, उसके जीन में चेंज है, जिसको अभी हमने यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, वो वाला ब्रीड वाला। वहां पे हमने पढ़ा था ना, गेहूं की किस्में, कुत्ते की ब्रीड। ये ब्रीड्स क्या हैं, आपको मैंने बताया था, वो स्पीशीज सेम है लेकिन उनकी ब्रीड वैरायटी अलग अलग होती है। वो वैरायटी ये जीन के चेंज होने से आती है, उनमें आनुवांशिक विभिन्नता है। डॉग तो डॉग ही है लेकिन उसके जीन्स में ऐसे कुछ चेंज हो गए हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं आ गई हैं जिसकी वजह से उसकी ब्रीड अलग हो गई है। इसलिए फिर हम उसको, जीन में जब चेंज हो जाता है तो हम उसको ब्रीड बोलने लग जाते हैं। पढ़ा है ना वो चैप्टर ब्रीड वाला, डॉग्स की ब्रीड वाला, गाय की किस्मों वाला, वेराइटी वाला, ठीक है, वही उसी की बात कर रही हूँ मैं। नस्ले, जिसको हिंदी में नस्ल बोला था, भाई ये नस्ल है, वो नस्ल है ना। तो वो जीन्स में वेरिएशन से आती है, स्पीशीज तो वही रहेगी, डॉग है तो डॉग ही रहेगा। जैसे डॉग का नाम है कैनस लुपिस, तो कैनस लुपिस ही रहेगा। अब उसके आगे एक और वर्ड ऐड कर दिया जाता है क्योंकि अब कैनस लुपिस के बहुत सारी ब्रीड्स है हमारे पास, तो कैनस लुपिस और जो भी उसकी वैरायटी है वो जोड़ दी जाती है ना, जर्मन शेपर्ड जो भी है, XYZ वो। यह एक प्रजाति में जीनों की विभिन्नताओं से संबंधित है। बात आ गई है भाई, जीनों की विभिन्नताएं। यह अंतर एलील स्तर पर होता है। अब एलील समझाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है क्योंकि हम ये सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। जीन्स के, एक ही जीन के एक से ज्यादा जो विकल्पी होते हैं एक ही जगह पे, उसको एलील्स कहते हैं। या क्रोमोसोम स्तर पे हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको अभी इसका दूंगी। ऐसी समष्टियां जिसमें उच्च स्तर की आनुवांशिक विविधता होती है परिवर्तित पर्यावरण में बेहतर अनुकूलन विकसित करने में सक्षम होती है। और विकास भी यही बताता है। हमने जब विकास वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि विकास एकदम नहीं होता। आप मानव हो, आप में भी जेनेटिक चेंज आ रहे हैं, आपकी भी वैरायटी बन रही है, आपको पता नहीं है, लेकिन ये वैरायटी बहुत सालों बाद जाके आपसे कोई नई स्पीशीज बनाएगी, ठीक है। मंकी से हम ऐसे ही नहीं बन गए चुटकियों में, हम में पहले ये जेनेटिक वेरिएशन हुए, जेनेटिक डाइवर्सिटी आई, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और ऐसा हुआ कि हम में जनन होना बंद हो गया, मीन्स रिप्रोडक्शन बंद हो गया और फिर हमने एक अलग जाति बना ली। तो ऐसा क्यों हुआ, हम वातावरण के अनुसार बदल रहे हैं, वातावरण में अनुकूलित होने के लिए हम में ये चेंजेस आते हैं। तो जो भी नई वैरायटी बनती है वो उस वातावरण में या परिवर्तित वातावरण में बेहतर रूप से अनुकूलित हो सकती है, इसीलिए उसमें ये चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मैं दे रही थी, मैंगो, आम। भाई मैंजीफेरा इंडिका, क्या मैंजीफेरा इंडिका का है, ये आम है, आम का नाम है साइंटिफिक नेम। तो मैंजीफेरा इंडिका, सब मैंजीफेरा इंडिका ही है। जो भी आम की वैरायटी आप खाते हो, हापुस खा रहे हो आप, है ना, आप जो है लंगड़ा खा रहे हो, आप राजा खा रहे हो, आप तोतापुरी खा रहे हो, ये सब आम है। लेकिन सबकी स्पीशीज भी सेम है लेकिन इनकी वैरायटीज अलग है ना, इनकी किस्में अलग है। और वो किस्म अलग क्यों है, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन है। ये भी जेनेटिक वेरिएशन का उदाहरण है। एक तो आम का एग्जांपल आप दे सकते हो, है ना, उदाहरण के लिए। एक आपने डॉग, कुत्तों की जो किस्में होती है उसका एग्जांपल दे सकते हो। एक धान, चावल की बहुत सारी किस्में होती है, चावल की क्या, मक्के की भी होती है। चावल की बहुत वैरायटी है, चाइना में जाओ अलग प्रकार का चावल मिलता है ना, ब्रूटिस्टा बनता है जिससे, है ना, और सोना चावल अलग होता है, दुबार चावल अलग होता है, बहुत सारी वैरायटी, पर स्पीशीज सेम है। तो ये जो है, ये क्या बताती हैं, वैरायटी। हिमालय की, इसका एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है, जो बुक में दे रखा है वो तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है राउल्फिया।
ठीक है, उसकी राउल्फिया की एक स्पीशीज है, ये तो उसका जीनस है। राउल्फिया की बहुत वैरायटी होती है। एक होता है राउल्फिया सर्पेंटाइना, किसी ने पढ़ा हो तो, है ना, राउल्फिया सर्पेंटाइना। ये क्या होता है, ये है ना सांप काटने पे दवाई दी जाती है, सांप की दवाई बनती है इससे, सांप काटने पर औषधि लगाई जाती है राउल्फिया सर्पेंटाइना की। तो राउल्फिया की एक वैरायटी है जो हिमालय पे, सर्पेंटाइना भी मिलता है वहां पे, लेकिन एक वैरायटी है राउल्फिया वोमिटोरिया, इसको वोमिट हो जाती है इसलिए इसका नाम वोमिट, कर देता है ये बार बार, ऐसे याद कर सकते हो, है ना, वोमिटोरिया, वोमिट हो जाती है इसको। तो इसकी हिमालय आपने देखा पहाड़ है, तो हमने देखा कि जो हिमालय का बेस था, हमने क्या, साइंटिस्ट ने देखा हिमालय का बेस था, वहां पे भी ये राउल्फिया वोमिटेरिया, ये इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशीज है, स्पीशीज तो सेम है। यहाँ पे जो राउल्फिया वोमिटिया मिल रहा था, उसके अंदर, राउल्फिया के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेसरपिन, है ना, इसका जो केमिकल है उसका नाम क्या है, रेसरपिन। उसी को सांप दंश में और एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं, बहुत सारे यूज है राउल्फिया के। तो एंटी डिप्रेशन में भी यूज करते हैं इसको, एंटी ब्लड प्रेशर में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले जो राउल्फिया इस स्पीशीज के थे, उनमें से हमने स्पर्मेंटाइन निकाला, रेसरपिन निकाला, फिर हमने थोड़ा सा ऊपर गए और ऊपर वाले में से हमने रेसरपिन निकाला, और फिर थोड़ा ऊपर गए तो ऊपर वाले में से फिर रेसरपिन निकाला। तो उन्होंने देखा कि हर हाइट पे जो इसकी स्पीशीज पाई जा रही थी, उस पर रेसरपिन की मात्रा अलग अलग थी, किसी में 2% मिल रहा था, तो किसी में 4 मिल रहा था, किसी में 6 मिल रहा था। तो ये अलग क्यों, जब स्पीशीज सेम है तो ये सांद्रता अलग क्यों है? तो फिर जब उन्होंने स्टडी किया तो ये पाया कि इसके जीन्स में वेरिएशन है, इसके जीन्स में, जीन आपको पता है, जीन ही तो आरएनए बनाएगा, आरएनए से ही प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ही तो आगे जाके कोई रसायन या एंजाइम बनाएगा। तो भाई खेल तो जीन का ही है ना। तो इसमें जीन अलग अलग थे, इसलिए अलग अलग प्रकार के मात्रा के इसमें क्या बन रहे थे, रेसरपिन बन रहा था। समझ गए बात को, कनेक्ट हो गया आपको, ठीक है। तो ये चीज थी, इसीलिए यहाँ पे जो पदार्थ पाया जा रहा था ये रेसरपिन, ठीक है, इसकी सांद्रता और क्षमता में संबंधित हो सकती है। तो इसमें जो बताया गया, उन्होंने कहा कि ये जीन आनुवंशिक विविधता के कारण इसकी सांद्रता और क्षमता अलग अलग थी, है ना। इसी तरह ये काम भी अलग करता था, भाई सांद्रता अलग थी तो मेडिसिन की एक प्रॉपर डोज होती है, उस डोज आपको देनी पड़ती है, तो अलग अलग डोज के हिसाब से ये काम करता था, प्लस सांद्रता भी अलग थी। तो जीन में वेरिएशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, आनुवंशिक विभिन्नता की वजह से हो रहा था। ऐसे ही भारत में धान, अभी जस्ट मैंने कहा चावल की हमारे पास 50,000 से अधिक विभेद है, ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, उस वाले चैप्टर में। आम जो है ये भी हम बता चुके हैं कि आम की जितनी भी आप किस्में पढ़ते हैं, 1000 से भी ज्यादा किस्में हमारे पास हैं। नई प्रजातियों की उत्पत्ति कच्चा माल या आधार बनती है और इसी से नई जाति उत्पन्न होगी। धीरे धीरे इनमें इतने वेरिएशंस आएंगे कि ये एक नई जाति बना लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो है जातीय विविधता, जिसको प्रजातीय विविधता भी कहते हैं, है ना। अगर मैं इसको जातीय विविधता बोलूं तो भी गलत नहीं है। स्पीशीज में वैरायटी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कितनी स्पीशीज है आपके पास? मैंगो, मैंगो की भी बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल जाएगी। भाई जीनस सेम रहेगा, स्पीशीज बदल जाएगी। जैसे टाइगर, टाइगर है, चीता है, लॉयन है, इन सबका अगर आप जीनस देखो तो क्या है, पैंथेरा, सबका पैंथेरा 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 ही है। एक का टाइगर जो होता है वो पैंथेरा टाइग्रिस होता है, लॉयन जो होता है वो पैंथेरा लियो होता है, और जो तेंदुआ होता है वो पैंथेरा पार्डस होता है। तो भाई जीनस तो सेम है, जातियां अलग अलग है। तो जब जाति में विभिन्नताएं आ जाती है, स्पीशीज भिन्नताएं आ जाती है, अब स्पीशीज भिन्नताएं तो वो आपस में जनन नहीं करेंगी, है ना। किस्में तो आपस में जनन करती है, ये हमने उस चैप्टर में मैंने आपको, ब्रीड्स तो आपस में जनन कर सकती है, ये आपस में जनन नहीं करेंगे। तो जातियों की भी हमारे पास बहुत वैरायटी है। यहाँ पे अलग स्पीशीज मिलेगी आपको, कहीं और जाओगे तो अलग स्पीशीज मिलेगी, इसी जगह पे आपको एक से ज्यादा स्पीशीज भी मिल सकती है। यह प्रजाति स्तर की विविधता है, वास्तव में प्रजातियां विविधता की विशिष्ट इकाई होती है तथा पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इनका भी अपना एक रोल है। जितनी वैरायटी होगी उतना इकोसिस्टम आपका डाइवर्स होगा,
है ना, इसके अभी रूल्स भी पढ़ेंगे हम कि जितनी ज़्यादा वैरायटी आपको मिलती है ना, वो उतना ही इकोसिस्टम उतना ही भरपूर होता है, उतना ही बड़ा होता है। प्रकृति में प्रजाति के प्रकार व संख्या दोनों ही भिन्न भिन्न है ना। कहीं आपको किसी प्रजाति की कम संख्या मिलेगी, कहीं आपको ज़्यादा मिलेगी। मान लो आपको मैंगो जो है इंडिया में अच्छा मिल रहा है, फॉरेन में मैंगो नहीं उगता, उसकी वो जाति नहीं उगती। साइकस आपको जो है उष्णकटिबंधीय वनों में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, उगेगा ही नहीं। केला आपको साउथ साइड में ज़्यादा उगता है, यहाँ नहीं उगता। तो प्रजातियों की संख्या में भी और प्रकार में भी आपको क्या मिलेगा, फर्क मिलेगा, जिससे विविधताएं बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाटों में जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उभयचर एम्फीबिया को अगर हम देखें, उभयचर मीन्स एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग, सेलामेंडर्स ये सब आते हैं। प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाटों की अपेक्षा अधिक है, यानी कि पश्चिमी घाट में जो एम्फीबियंस की स्पीशीज आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू जो आपको पूर्वी घाट में मिल रही है ना। पूर्वी घाट में कम जातियां मिलेगी आपको एम्फीबिया की, लेकिन जैसे वहां पे मान लो राना टिग्रीना मिल रहा है ना, हाइला मिल रहा है, ब्यूफो मिल रहा है, और पश्चिमी घाट में नहीं मिल रहा, तो जातियों में विभिन्नताएं आ गई। मेंढक तो यहाँ पे भी है लेकिन अलग जाति का है, वहां पे 4 प्रकार की जातियां मिल रही है, यहाँ पे एक ही मिल रही है। तो ये वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं पारिस्थितिकी विविधता। ये तो सबसे सिंपल है, कोई भी एरिया पकड़ लो, उस एरिया में आपको क्या जितना भी सब कुछ मिल रहा है वो सब पारिस्थितिकी विविधता है। जैसे कि आप रेगिस्तान पकड़ लो, तो रेगिस्तान में पौधे अलग प्रकार के मिलेंगे आपको, जातियां अलग प्रकार की मिलेगी, जीव अलग प्रकार के मिलेंगे, है ना। इसी को आप कंपेयर करो अगर ठंडे इलाकों से, टुंड्रा प्रदेशों से, तो वहां पे जीव आपको अलग प्रकार के मिलेंगे। तो ये क्या विविधताएं हो गई, ये वहां के वातावरण के हिसाब से विविधताएं हो गई कि जैसा वातावरण उतनी विविधता। वहां के एनिमल अलग है, प्लांट अलग है, यहाँ के एनिमल अलग है, प्लांट अलग है। तो ये विविधता किस प्रकार की है, पारिस्थितिकी विविधता है, मतलब इकोलॉजिकल, कि वहां की इकोलॉजी कैसी है। वहां की इकोलॉजी ठंडी है, वहां की इकोलॉजी बहुत गर्म है, रेगिस्तान है, क्या है, उसके हिसाब से जो वैरायटी मिलती है। समझ गए। पहली वाली जीन्स के हिसाब से, जीन्स में चेंज होता है, जाति सेम रहती है। दूसरी वाली जाति के हिसाब से रहेगी, जिसमें जातियां अलग अलग मिलेगी आपको। मेंढक की बहुत सारी जातियां, कुत्तों की बहुत सारी जातियां, किसी पेड़ की बहुत सारी जातियां, पक्षी की बहुत सारी जातियां, कबूतर अलग अलग होते हैं, एक कबूतर अलग है, तोता अलग है तो सब पक्षी में, लेकिन जातियां बहुत सारी है ना। इसी तरह इकोलॉजी मीन्स एक जगह पे जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या वेरिएशंस है। जैसे मैंने कहा रेगिस्तान में अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, टुंड्रा में अलग मिलेंगे, है ना, हरे भरे मैदानों में अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। तो वहां पे भी क्या मिलती है आपको, डाइवर्सिटी, या डाइवर्सिटी समझ गए ना, विभिन्नताएं कितनी है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी विविधता को भूदृश्य विविधता यानी लैंडस्केप, कि आपका जो भू है, आपकी जो जमीन है, जो लैंडस्केप है वो कैसा है, उस पे भी कहा जा सकता है इसको, है ना। इसका अर्थ है एक बड़े लैंडस्केप में पारिस्थितिकी क्रिया करने वाले पारितंत्र का समूह। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम डिस्कस करके आए हुए कि उस एरिया में सबसे उत्पादक कौन है, फिर उसमें प्राइमरी उपभोक्ता कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, फिर सबसे शीर्ष पे कौन है। तो ये आप उस इकोसिस्टम के अनुसार बताओगे, उस एरिया के हिसाब से बताओगे, उस भूदृश्य के हिसाब से बताओगे कि वहां पे क्या क्या वैरायटी है। उदाहरण के लिए भूदृश्य में घास के मैदान, अगर हम घास के मैदान को देखें तो वहां पे अलग प्रकार के पौधे, अलग प्रकार के एनिमल, गिरगिट वगैरह, है ना, ग्रास होपर्स, ये आपको ज्यादा मिलेंगे, चरने वाले एनिमल्स ज्यादा मिलेंगे। जबकि अगर आप पहाड़ पे जाओगे तो वहां पे आपको अलग वैरायटी के एनिमल जो पहाड़ों पर आसानी से रह सकते हैं, पक्षी मिलेंगे आपको ज्यादा, है ना। और नदियों और वनों में जाओगे तो नदी में अलग तैरने वाले मिलेंगे, टॉर्टोइज मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा, मछलियां मिलेगी, तो वहां अलग वैरायटी है, ठीक है। तो आदि में हो सकती है, ठीक है। समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि जैव विविधता के प्रकार बताइए। 3 है, आनुवंशिक, प्रजातीय, जाति और इकोलॉजी, ठीक। अब भारत में देखो पारिस्थितिकी तंत्र में मरुस्थल बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको, वर्षा वनों में वैरायटी मिल जाएगी,
मैंग्रोव क्या होते हैं? जो खारे ऐसे पानी में जहाँ दलदल वाले जो इलाके होते हैं, लवणीयता ज्यादा होती है, उसमें उगने वाले को मैंग्रोव कहते हैं, है ना। कोरल रीफ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, मूंगा बनता है जहाँ पे, क्लास 11th में भी आपको किसी ने बताया हो, है ना। जो सिलेंट्रेटा संघ के जो एनिमल्स होते हैं वो जो मर जाते हैं तो कोरल्स बना लेते हैं। मूंगा ऑस्ट्रेलिया में है ना सबसे बड़ा, वहां पे अलग वैरायटी के आपको पोरीफेरा सिलेंट्रेटा मिलेंगे, वहां पे भाई हिरण बेर बकरी तो मिलेंगे नहीं, है ना, यही मिलेंगे छोटे वाले जीव। ऐसे ही नदी में के मुहाने पर अलग आपको मिलेंगे। अल्पाइन मेडो में, अल्पाइन मेडो क्या होते हैं? जो पहाड़ है मान लो, है ना, यहाँ पे तो अच्छा घास वास उग रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं। अब आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हो ना, यहाँ पे बर्फ मिलना शुरू हो जाएगी आपको। ऐसा होता है हमारे साथ, हाँ होता है। आप इंडिया में देखो, इंडिया में जो हाइट पे चीजें हैं जैसे शिमला विमला है, वहां पे आप बहुत हाइट पे जाते हो तब आपको बर्फ मिलती है। अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो वो कौन सा पॉइंट कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे, पटनी पॉइंट ही कहते हैं शायद, हाँ। तो वहां पे वैष्णो देवी के आसपास आपको बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन आप पटनी टॉप पे जाओगे तो वहां पे बर्फ मिलना शुरू हो जाती है। हालांकि वो एक ही है, फिर भी क्यों, हाइट पे होने की वजह से। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा और वहां पे बर्फ मिलना शुरू हो जाती है। तो यही इनको बोलते हैं अल्पाइन मेडो, कि अल्पाइन में नीचे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, बर्फ बिल्कुल भी नहीं। ऊपर जाओगे तो बर्फ मिलेगी, और फिर बर्फ मिलेगी तो बर्फ के अकॉर्डिंगली वहां पे क्या मिलेंगे आपको, पेड़ पौधे और लिविंग थिंग्स मिलेंगे। अच्छा, ये अल्पाइन वन कहाँ होते हैं? ये हिमालय में होते हैं। वैसे ये अल्पाइन वन है ना, ये हिमालय की चोटियों पे ज्यादा पाए जाते हैं। विविधता क्षेत्र, अंत यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे है, ये नॉर्वे है बेटा, ये नॉर्वे से अधिक है। जो स्कैंडिनेवियाई देश है, जो स्कैंडिनेविया साइड्स के, जो ये आपके मतलब का नहीं है, इंडिया में ही ध्यान रखो, आप तो छोड़ देना इसको, पर एक बार ऐसे ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले भाई। स्कैंडिनेवियाई जो देश है उनकी जो विविधताएं हैं वो नॉर्वे से बहुत अधिक है। नॉर्वे एक क्या है, जगह है, कंट्री है, उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, यही कुछ है चीजें, एक दो चीजें। और आज इंट्रोडक्टिव पार्ट था, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया हो शुरू करने में इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।